नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि इस हफ्ते से आपकी बीएस नेगी सामान्य ज्ञान वाली सीरीज हम यहाँ पे शुरू कर देंगे और आज से हम इस सीरीज को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो पूरा कंप्लीट जीके है वो हम कवर करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। ये सीरीज बीएस नेगी जी की जो वन लाइनर वाली बुक है जीके वन लाइनर, उसके ऊपर बेस्ड होगी, लेकिन जो आपको इसके अंदर फैक्ट देखने को मिलेंगे वो आपकी 2 से 3 जो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जीके की, जिसमें आपकी एनसीईआरटी आती है, आपकी लूसेंट आती है, आपकी अरिहंत आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, और जो एक और इंपॉर्टेंट बुक्स आती है अरुणा यादव की, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उन सब के फैक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये सीरीज आपके जीके के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। शुरुआत हम करेंगे विविध सामान्य ज्ञान से, क्योंकि आप जानते हैं जो विविध वाला पोर्शन है जीके का, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें हम शुरुआत यहीं से करेंगे। इसके बाद हम भारत का भूगोल कवर करेंगे, विश्व का भूगोल, हिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, सारे टॉपिक आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट्स नोट्स के साथ, जैसे हम हमेशा करते हैं, और अतिरिक्त तथ्य तो आपको मिलते ही हैं। इस सीरीज के बारे में मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछा था कि इसे हमको टॉपिक वाइज चलाना चाहिए या क्वेश्चन के रूप में, वन लाइनर के रूप में चलाना चाहिए। तो कुछ ने कहा था वन लाइनर में, मैक्सिमम लोगों ने कहा था टॉपिक वाइज। तो इस सीरीज को हम टॉपिक के रूप में चलाएंगे, लेकिन आपको मैं प्रश्नों के रूप में बताते हुए चलूंगा, और साथ में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्या क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपकी पूरे जीके के लिए। आपको इससे बाहर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का पहला पार्ट है। विविध सामान्य ज्ञान में आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, कब अपनाया गया, भारत का राष्ट्रगीत, उनसे रिलेटेड फैक्ट बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपको मैं आज के वीडियो में बताते हुए चलूंगा कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ चुका और किसके आने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में यहां पे जानते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और तिरंगे को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, भारत के तिरंगे में 3 रंग हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफेद रंग बीच में है, जिसके ऊपर नेवी ब्लू का, नीले रंग का चक्र है, अशोक चक्र जिसको कहते हैं, और सबसे नीचे है हरी पट्टी। ये सभी जानते हैं, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि भारतीय झंडे में जो केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है। तो ये आपके जागृति, त्याग और शौर्य का प्रतीक है, भारत की शक्ति का प्रतीक है केसरिया रंग। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। सफेद रंग जो बीच में है ये आपके शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, हरा रंग जो है ये आपके समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। ये भी बनता है क्वेश्चन में कि जो हरा रंग है वो किस चीज का प्रतीक है, तो समृद्धि और खुशहाली का ये प्रतीक है। जो बीच में अशोक चक्र है ये आपकी प्रगति का प्रतीक है और साथ में निरंतरता का प्रतीक है। तो ये चारों आपको प्रतीकों के मायने क्या हैं, इनका क्या अर्थ है, किसको ये संबोधित करते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम झंडे से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको यहां पर देखेंगे। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज किसने प्रस्तुत किया था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये होगा, ये जो प्रस्ताव था इसको प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। नाम याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे अब पूछने जाने लगे हैं कि इस चीज को किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसे संविधान सभा ने अपनाया था कब, 22 जुलाई 1947 को। इसे प्रस्तुत किसने किया था, हंसा मेहता का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है इसे पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इस पर अभी चक्र है, चक्र से पहले इसके ऊपर चरखा था, इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है,
नेक्स्ट जो फैक्ट यहां से पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। सबसे ज्यादा आपसे यही क्वेश्चन बनता है हमारे झंडे से, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछेगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। अगर आपसे चौड़ाई और लंबाई का पूछ ले, यानी कि पहले चौड़ाई पूछे तब आप इसे 2:3 बताएंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई या चौड़ाई और लंबाई। अगर शब्द आगे पीछे होंगे तो आपको नंबर भी चेंज यहां पर करना होगा। लंबाई हमेशा 3 के अनुपात में होगी, चौड़ाई हमेशा 2 होगी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला था। देखिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी भारत के जो नागरिक थे या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो झंडा फहरा सके। ये जो अधिकार दिया गया भारत के नागरिकों को और जो प्राइवेट संस्थान हैं, ये दिया गया था 2002 में, जो भारतीय ध्वज संहिता बनी थी। भारतीय झंडे को फहराने को लेकर जो नियम कानून बने थे, इसके तहत 2002 में ये अधिकार आम नागरिकों को दिया गया था। इससे पहले झंडा केवल सरकारी संस्थानों पर ही फहराया जाता था। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक तो आपको 2002 का वर्ष याद रखना है जब आम नागरिकों को यह अधिकार मिला। आपको 2004 भी याद रखना है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झंडा फहराना हर भारतीय का मूल अधिकार है और आप इसको उनसे नहीं छीन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल अधिकार कब माना? 2004 में। अनुमति कब मिली? 2002 में। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में बनते हैं। बताइए, राष्ट्रीय ध्वज किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा में, कब इसे अपनाया गया, इसका डिजाइन किसने तैयार किया। तो मैंने सारे जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं उनको एक फैक्ट के रूप में और वन लाइनर के रूप में, कि सिंपल भाषा में बिल्कुल फैक्ट बेस हमने यहां पर इन नोट्स को बनाया है, जिनसे आपको पढ़ने में भी मजा आए और आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहें, ठीक है। झंडे से ही रिलेटेड है हमारा झंडा गीत। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा झंडा गीत है और इसकी जो रचना करी है, इसे श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा रचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि फेमस झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने करी है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इसकी रचना करी गई है। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है। जब देश में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, उस समय हमारे झंडे को थोड़ा सा नीचे झुका दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग अवधि में होता है, अलग अलग जो मौके होते हैं उसके पे डिपेंड करता है कि किसकी स्मृति में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अगर भारत के किसी मौजूदा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उनकी स्मृति में 12 दिनों तक झंडा झुका रहता है, राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है, तो उस समय झंडा 7 दिनों के लिए झुका रहता है। तो मौजूदा के लिए 12, पूर्व के लिए 7। इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। ये हमने झंडे से रिलेटेड बात करी। अब बात करेंगे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे और यहां से भी आपका क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाता है। अभी आप देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। देखिए, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां पर, उसी में एक सिंबल वहां पर बनाया गया है जिसके ऊपर 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। उसी की आकृति को भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है और इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। यहीं पर जो सारनाथ में ये जो 4 शेर बैठे हैं, इन्हीं के नीचे एक चक्र है, उसी को अशोक चक्र कहते हैं, जिसे झंडे में लिया गया है। तो हमारा जो चक्र है वो भी यहीं से लिया गया है और जो हमारा अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी सारनाथ से ही लिया गया है। एक तो आपको ये याद रखना है। इसे भारत सरकार ने अपनाया कब था? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, 4 शेर हैं और चारों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन पेपर में बनता है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, तो आप बताएंगे 4। कितने दिखाई देते हैं, आप बताएंगे 3, ठीक है।
नेक्स्ट जो फैक्ट है, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय चिन्ह से पूछा जाता है, अशोक स्तंभ से, तो वो ये पूछा जाता है कि हमारा जो अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय स्तंभ है, इसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, सत्यमेव जयते। ये वाक्य लिखा गया है, ये कहां से लिया गया है? तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है स्तंभ के नीचे, इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, देश में जो हमारा ये सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग पदों पर हैं वो अलग अलग रंग के अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो भारत के कैबिनेट मंत्री होंगे, यानी कि जो भारत सरकार में मंत्री होंगे, वो नीले रंग के अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनके जो पत्र होते हैं या उनके जो भी उनकी चिट्ठियां, आदेश वगैरह होते हैं, उनके ऊपर लाल रंग का अशोक चिन्ह वहां पर अंकित होता है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे हरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है बन जाए कि बताइए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो किस रंग के राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह समान है लेकिन रंग बदल जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर नीले रंग का करते हैं, जो राज्यसभा के हैं वो लाल रंग और लोकसभा के हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के कि जो राजकीय अधिनियम है, राजकीय चिन्ह अधिनियम, ये कब पारित किया गया था? ठीक है, तो राजकीय चिन्ह अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इसी के तहत इसके जो इस्तेमाल है उसको कंट्रोल किया जाता है कि कौन व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, किसको किस तरीके से इसको नियंत्रित करना है, वो यही अधिनियम हमें बताता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं और थोड़ा सा ही अंतर होता है उनके आंसर्स में, तो उनको हम यहां पे कवर करेंगे। राष्ट्रगान से, इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई बाहर से क्वेश्चन इनसे नहीं बन सकता। सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स मैंने यहां पर बनाए हैं। देखिए, हमारा जो राष्ट्रगान है क्या है? जन गण मन। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रगान है। जो वंदे मातरम है वो हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान, इसकी रचना करी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्वेश्चन बनता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? देखिए, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने इसकी रचना बांग्ला भाषा में करी थी। इसे आपको याद रखना है, जो मूल रूप से राष्ट्रगान लिखा गया है वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसी के हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके हिंदी संस्करण को लिखा किस में गया था? बांग्ला भाषा में। एक तो आपको यह याद रखना है। दूसरा फैक्ट यहां से बनता है, हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस के 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन था, यहां पर गाया गया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था? वो था 1911 का कोलकाता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जहां पर राष्ट्रगान गाया गया था। ये जो राष्ट्रगान है इसे भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के साथ किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। 1912 में किसने प्रकाशित किया था? जो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, इसके बाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। इसको भी याद रखेंगे, कब किया गया अंग्रेजी अनुवाद? 1919 में पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी अनुवाद किया किसने था? तो याद रखना, अंग्रेजी अनुवाद टैगोर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उन्होंने ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1919 में। तो ये दोनों याद रखेंगे। 12 में पत्रिका में छपा, तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता। अंग्रेजी अनुवाद इसका मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ 1919 में, जिसे टैगोर ने ही किया था। ये जो पूरा गीत है जनगण मन, इसमें मूल रूप से 5 पद हैं। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है,
राष्ट्रगान की धुन स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा तैयार की गई है। जिस धुन में हम अभी गाते हैं हमारे राष्ट्रगान को, इसकी धुन जो तैयार करी थी या इन लाइनों को, जो ये पंक्तियां हैं हमारे राष्ट्रगान की, इनको संगीतमय बनाने का जो श्रेय जाता है वो है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। तो राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार करी है? राम सिंह ठाकुर। ये आईएनए के सैनिक थे। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इनका नाम पूछा जाता है कि धुन किसने तैयार करी है, संगीतमय किसने बनाया है राष्ट्रगान को जो हम वर्तमान में गाते हैं, राम सिंह ठाकुर ने किया है। ठीक है, इसे अपनाया कब गया था? ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अलग है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपना लिया गया था, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आजादी से पहले राष्ट्रीय ध्वज आ चुका था, बाकी के जो सिंबल हैं आपके मैक्सिमम वो 24 जनवरी 1950 को आए थे। ठीक है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान के गायन की जो अवधि है ये 52 सेकंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इससे एक अलग क्वेश्चन निकाला है एग्जामिनर ने कि जो इसकी संक्षिप्त अवधि है वो कितनी है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। संक्षिप्त अवधि है 20 सेकंड की। ठीक है, यानी कि जो कम से कम अवधि है राष्ट्रगान को गाने की वो 20 सेकंड है। इसमें केवल शुरू की 2 लाइनें और अंतिम की 2 लाइनें गाई जाती हैं। ठीक है, तो अवधि पूरी कितनी है? 52 सेकंड। लेकिन अगर हम जो न्यूनतम है इसमें अवधि, अगर हम संक्षिप्त अवधि की बात करें तो वो 20 सेकंड है। इसमें केवल जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं और अंतिम की 2 लाइनें हैं वो यहां पर गाई जाती हैं। ठीक है, अंतिम और प्रथम की जो गाने की लाइनें हैं वो गाई जाती हैं। चलिए, तो ये हमने राष्ट्रगान से रिलेटेड बात कर ली है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम और इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको यहाँ पे अभी सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन बहुत सारे फैक्ट, आपको नए फैक्ट यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसी उपन्यास में इन्होंने एक गीत लिखा था वंदे मातरम के नाम से और इसे ही भारत का राष्ट्रगीत अपनाया गया है। कब अपनाया गया था? देखिए, इसको लेकर जहां कहीं कहीं पर आपको 26 जनवरी 1950 की डेट मिलती है और कहीं पर 24 जनवरी की डेट आपको मिलती है 1950 की। आपको पहला रेफरेंस 24 जनवरी को देना है, फिर आप 26 जनवरी की तरफ देखेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको आनंद मठ से पूछी जाती है, जो रचना है किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। इन्होंने इस उपन्यास में किस आंदोलन के बारे में लिखा है? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में इन्होंने आनंद मठ में लिखा है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये जो किताब है, ये जो उपन्यास है आनंद मठ, यह आपके 1882 में प्रकाशित हुआ था। डेट भी, वर्ष आपको याद रखना है। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, यहां पर पहली बार भारत का राष्ट्रगीत गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो आपको अधिवेशन याद रखने हैं। राष्ट्रगान 1911 में गाया गया पहली बार, पंडित विशन नारायण दत्त वहां पर अध्यक्ष थे। राष्ट्रगीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता में ही है, दोनों के दोनों कलकत्ता में ही है। यहां पर अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। वंदे मातरम गायन में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान में 52 सेकंड, राष्ट्रगीत में 65 सेकंड। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। एक और चीज आपको वंदे मातरम को लेकर याद रखनी है, जब भारत में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में, तो उस दौरान कौन सा गीत था जो प्रसिद्ध हुआ? वो था वंदे मातरम गीत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत प्रसिद्ध हुआ था? वंदे मातरम। जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, डेल्टा इलाके हैं, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इतना, इस हद तक ये गीत उस समय प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि आंध्र के तटीय इलाकों में, डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड का।
एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, भारतीय संसद का जब भी कोई बैठक या अधिवेशन या सत्र शुरू होता है तो उसकी शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ होती है, जनगण मन के साथ होती है, और जब सत्र खत्म होता है, बैठक खत्म होती है, अधिवेशन खत्म होता है, तो उसकी समापन जो होता है वो राष्ट्रगीत के साथ होता है। ठीक है, शुरुआत राष्ट्रगान के साथ, समापन राष्ट्रगीत के साथ। ठीक है, इसको याद रखना, मैंने शायद पहले राष्ट्रगीत बोला। शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन के साथ, समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। इसको लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमने बोला शुरुआत में ही कि हम इसमें विविध सामान्य ज्ञान से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको सारी चीजें अभी हम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारत में प्रथम पुरुष महिलाएं, इनके बारे में बात करेंगे, जो आपके प्रमुख संगठन हैं, उपनाम हैं, भारत में समाचार पत्र हैं, सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जो विविध जीके है। विविध जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब एग्जामिनर बनाने लगे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह क्वेश्चन पेपर में बनता है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना विक्रम संवत मत करना, यह आपके शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और जो राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था विक्रम संवत, उसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में करी गई थी, वो अलग है। 58 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जो शक संवत शुरू किया गया उसे ही आधार माना जाता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का। इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना जो होता है हमारा वो चैत्र का महीना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचांग अनुसार हमारा जो पहला महीना है वो कौन सा है? चैत्र, और अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। ये क्वेश्चन एसएससी में हाल ही में पूछा गया था कि प्रथम और अंतिम माह कौन कौन से होते हैं, आपको अलग अलग दे रखे थे, ज्येष्ठ महीना, चैत्र महीना, इस तरीके से। तो पहला महीना चैत्र का होता है, अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई, हम यहां पे देख चुके हैं। अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पशु की। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, लेकिन शुरुआत से नहीं था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वो सिंह था, लेकिन 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर दिया गया। इसको याद रखेंगे, कब घोषित हुआ बाघ? आपका 1972 में। पहले कौन था? सिंह था। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैथरा टाइग्रस इसका वैज्ञानिक नाम है, और बाघ से रिलेटेड बाघ संरक्षण अधिनियम परियोजना, यानी कि जो हम टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब की गई? 1973 से इसकी शुरुआत करी गई थी। कहां से टाइगर रिजर्व की शुरुआत करी गई थी? आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से ही इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, अब यहां पे हमने देखे ऊपर से हमने राष्ट्रीय गीत पढ़ा, राष्ट्रीय गान पढ़ा, राष्ट्रीय ध्वज पढ़ा, राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा, राष्ट्रीय पंचांग पढ़ लिया, राष्ट्रीय पशु पढ़ लिया। अब कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं भारत के, उनसे रिलेटेड फैक्टों को यहां पर देखेंगे। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मयूर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो स्टेटस है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त दिया गया था। ठीक है, एक आपको ये वाला फैक्ट यहां से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सभी जानते हैं, लेकिन इसे ये दर्जा 1963 में मिला। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और इसका वैज्ञानिक नाम है न्यूसीफेरा गार्टन, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैधालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा या मैग्नीफेरा इंडिका है, और यह पेपर में पूछा गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जो कि 2009 में इसे घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन अब ज्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है, रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन इसका आंसर आपको टिक करना है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसे 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008, डेट सहित आपको याद रखना है।
भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? देखिए, राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु है भारत का हाथी। इसे भी आपको याद रखना है, 2010 में इसे घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को माना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक क्या है? तो रुपए का साइन पूछा जाता है। आपसे यह बनता है कि इसे अपनाया कब गया था? 15 जुलाई 2010 में इसे अपनाया गया था। जो प्रतीक है हमारे रुपया का, इसको डिजाइन किया है उदय कुमार ने। यह भी पूछा जाता है, इनका नाम आपसे पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये भारत के राष्ट्रीय पर्व है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए, भारत का वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है आधिकारिक तौर पर, ठीक है, लेकिन फिर भी हॉकी को माना जाता है, ठीक है। तो वैसे तो नहीं है आधिकारिक तौर पर, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न बन जाता है तो आप हॉकी को टिक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ विविध प्रश्न हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं जिनके बारे में पूछा जाता है आपसे कि बताइए ये किसका प्रतीक है, तो उनको यहां पर देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। लाल प्रकाश किसका प्रतीक होता है? तो ये खतरे का या जो ट्रैफिक है उसको रोकने का प्रतीक होता है, काफी सिंपल है। रेड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो ये डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है और अस्पताल का प्रतीक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, रेड क्रॉस। सफेद कबूतर या ऑलिव शाखा, ये बहुत बार पूछी गई है कि जो ऑलिव की पत्तियां, ये किसका प्रतीक है? तो ये आपकी शांति का प्रतीक है, ठीक है, सफेद कबूतर के साथ। काला झंडा, ये विरोध का प्रतीक है। वहां पर काली पट्टी, ये शोक या दुख प्रतीक, दुख को वहां पे प्रदर्शित करने का प्रतीक है, ठीक है। तो शोक का प्रतीक है वहां पर काली पट्टी। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी किसी अधिकारी का या किसी बड़ी हस्ती का निधन होता है तो उनके सम्मान में लोगों के द्वारा अपनी वहां पर काली पट्टी बांधी जाती है, ठीक है। लाल त्रिकोण की बात करें तो यह परिवार नियोजन का प्रतीक है। और सफेद झंडे की बात करें, ऊपर हमने सफेद कबूतर देखा, वो शांति का प्रतीक है। सफेद झंडे की बात करें तो यह संधि या समर्पण का प्रतीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने भाग 1 देखा। विविध सामान्य ज्ञान से हमने शुरू किया। हमने भारत का भूगोल शुरू नहीं किया, विश्व का भूगोल। वो सारे टॉपिक आपके कवर होंगे बशर्ते आप इस सीरीज को अच्छे से सपोर्ट करें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है या आपको कुछ लगा है कि इसमें इस चीज की कमी है, इस तरीके से होना चाहिए, तो आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उनके ऊपर मैं काम करूं और इस सीरीज को हम और भी ज्यादा बेहतर बना सकें और आपका जो पूरा जीके है वो आपका यहां पे कवर होगा। इस बात की गारंटी हमारी है, लेकिन ये सीरीज को सपोर्ट करने की जो गारंटी है, वो जिम्मेदारी है, वो आपकी है, ठीक है। तो आप भी कई बार कहते हैं कि उत्तराखंड की ज़्यादा सीरीज़ आती हैं, सामान्य ज्ञान की कम सीरीज़ आती हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं एक मेन कारण भी आप है। आप लोग उत्तराखंड की जो सीरीज़ हैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो फिर हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हमने दिसंबर में एक सीरीज़ चलाई थी जीके की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमने एक सीरीज़ चलाई थी एनसीईआरटी की। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा प्यार दिया, तो वो सीरीज़ हमारी दिसंबर में शुरू हुई। जनवरी तक हमने पूरा आधुनिक भारत जीके एनसीईआरटी का कवर कर लिया था और वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद भी हमने कई सारी सीरीजें शुरू करी जीके की, लेकिन उतना सपोर्ट आपका नहीं मिला। उम्मीद करता हूं इस सीरीज को आपका सपोर्ट मिलेगा और बहुत जल्द हम इस सीरीज को खत्म करेंगे। और जब हम इस सीरीज को खत्म करेंगे, आप देखेंगे आपका जो पूरा जीके है, इससे बाहर आपको कोई भी किताब, कोई भी सोर्स से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जीके के सारे टॉपिक, सारे फैक्ट आपको इस सिंगल सीरीज में देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार बिल्कुल टू द पॉइंट के साथ, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं हैं, बिल्कुल हमने हेडिंग और उसके साथ सारे फैक्ट और कंप्लीट फैक्ट जितने पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें और हमें सुधार करने चाहिए, वो भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।